हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन सॉर्टिंग पर डिस्कस करने वाले हैं और इसके पहले हमने प्रोटीन सॉर्टिंग के 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग में ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी प्रोटीन को कैसे टारगेट और ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन सॉर्टिंग को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म था वो सी बेंडा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये एटीपी का फॉर्मेशन करती है। एटीपी का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है वो 10 माइक्रोमीटर होती है। एक सेल में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका आउटर मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर की तरह और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और उस स्पेस का जो बीच में गैप होता है उसकी साइज 6 to 8 नैनोमीटर होती है, जिसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मीन्स की स्मूथी होती है, मतलब स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली कन्वोल्यूटेड होती है। वो क्या होती है? हाईली कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब कि बहुत ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोल्डिंग इसमें शो हो रही है, हाईली फोल्डेड होती है। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, और जिससे कि इनर मेम्ब्रेन की साइड में बहुत सारा सरफेस एरिया मिलता है इस क्रिस्टी के फॉर्मेशन के लिए। इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे सॉल्यूट के लिए मतलब ज्यादा मीन्स की परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन बहुत इम्परमिएबल होता है सॉल्यूट्स के लिए, क्योंकि इसके पास एक हाई कंटेंट वाला फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। हाई कंटेंट वाला फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, उसका नाम होता है कार्डियोलिपिन। उसका नाम होता है कार्डियोलिपिन। इसीलिए ये इम्परमिएबल होती है बहुत सारे सॉल्यूट के लिए। लेकिन अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं पोरिन्स। आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं पोरिन्स, जो कि एक तरीके के क्या होते हैं? वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन सेलेक्टिव चैनल। एनायन सेलेक्टिव चैनल। तो ये क्या करते हैं? ये कर सकते हैं 5000 डाल्टन के मीन्स की मॉलिक्यूल को अलाउ। तो इनर मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल होती है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन होते हैं और पोरिन से वो जो भी कंपोनेंट है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ सकता है। पोरिन के थ्रू मीन्स की 5000 डाल्टन के मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहां पे एक टाइप के पाए जाते हैं एटीपी सिंथेस पार्टिकल, जिनको हम लोग ऑक्सीजोम भी बोल सकते हैं, जो कि एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग F0 और F1 जो कि हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग ETS पढ़ते हैं, या अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वहां भी इस तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है F0 F1 एटीपेज या ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस करना। अब इसके बाद ये अगर सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल के अंदर है, अगर ये सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के अंदर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोसोलिक फेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोसोलिक फेस होता है उसको हम लोग पी साइड बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स साइड होता है उसको हम लोग एन साइड बोलते हैं। तो ये इसके दो साइड फेस होते हैं। मीन्स की जो साइटोसोलिक फेस है उसको पी साइड बोलते हैं, और जो मैट्रिक्स साइड होती है उसको हम लोग एन साइड बोलते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास उसका ओन सर्कुलर डीएनए होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसके पास अपना खुद का जीनोम पाया जाता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में होता है, मतलब मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, और ये खुद मीन्स की सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन को, क्योंकि इसके पास पाए जाते हैं राइबोसोम। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पास राइबोसोम भी पाए जाते हैं और टीआरएनए भी पाया जाता है, तो इसलिए ये खुद प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन 99% जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन होती है वो साइटोसोलिक राइबोसोम के थ्रू सिंथेसाइज होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं उनकी वो 55S to 75S के रेंज के होते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग मीन्स की अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे ये डीएनए हैं। अब ये जो डीएनए पाए जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीएनए, तो ये जो डीएनए पाए जा रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, तो हर ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में एक जैसे मतलब साइज नहीं होगा। कुछ जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीनोम पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो 16.6 kb का होता है। अगर हम लोग प्लांट में सपोज कि अरेबिडोप्सिस की बात करें तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो होता है, ये एक मॉडल प्लांट भी होता है, तो अरेबिडोप्सिस में क्या होता है कि 367 kb का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर हम लोग सैक्रोमाइसिस ईस्ट की बात करें तो वहां पे 75 kb का पाया जाता है। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मीन्स डीएनए के साइज हो सकते हैं। अब इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन में एक एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा ईटीएस दिया गया है। अब इस ईटीएस आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जो ईटीएस पाया जाता है उसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक 5वां कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज होता है, जो कि पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, और उसके थ्रू क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोक्साइम ऑक्सीडेज पाया जाता है, रोटेनॉन इनसेंसिटिव एनएडीएच साइटोक्रोम सी रिडक्टेज पाया जाता है, या फिर काइन्यूरिन हाइड्रोक्सिलेज पाया जाता है, जो कि फैटी एसिड लाइगेज पाया जाता है, जो इन्वॉल्व होता है फैटी एसिड के इलोंगेशन और ऑक्सीडेशन में। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बना, तो उसमें अगर हम लोग अगर ये इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। और इसमें यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया, इंडोसिम्बायोसिस, 2 ऑर्गेनेल ऐसे हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू बनते हैं। इसके लिए आप ऊपर आई बटन में वीडियो दिया, वहां पे आप लिंक में देख सकते हैं, जिसमें हमने आप सेल और सेल थेरीज के बारे में बताया, तो वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये जो सपोज जब एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे इनगल्फ होता है तो वो क्या बना लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर साइनोबैक्टीरिया इनगल्फ होते हैं तो वो आगे चल के क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से एक एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक बनाता है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसके बाद इंडोसिम्बायोसिस जो हो रहा है उसका मीन्स की एविडेंस क्या है, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मतलब कि इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू बना है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मेम्ब्रेन की बात करें तो ये इसमें जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सम ऑर्गेनेल हैव डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में भी
वेसिकुलर इन ओरिजिन। अगर हम लोग एंटीबायोटिक की बात करें तो ये एंटीबायोटिक से भी ससेप्टेबल होते हैं, जैसे कि क्लोराफेनिकॉल, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वो भी ससेप्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल ओरिजिन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा इंडिकेट ऑर्गेनल में है बैक्टीरियल ओरिजिन। अगर हम डिवीजन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अकर वाया फिजन लाइक प्रोसेस। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि ये इनकी जो ओरिजिन थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की थी। या डीएनए की बात करें तो इसका अपना ओन डीएनए है, नेकेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए स्ट्रक्चर की तरह सिमिलरिटी शो करता है। राइबोसोम की बात करें तो 70s राइबोसोम, जो कि जैसा कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम पाया जाता है। तो ये सारे एविडेंस ये शो करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोट से ही बना है। अब हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग की बात करते हैं। तो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है 80S या 70S राइबोसोम से, इसका मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन दो तरह से मिल सकती है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है जो कि 70S होता है, वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। और दूसरा जो न्यूक्लियर मीन्स राइबोसोम, जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है, जो साइटोसोलिक राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो दो तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, लेकिन मोस्टली 99% प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है वो न्यूक्लियर जीन से इनकोड होती है। मीन्स कि 1% जो माइटोकॉन्ड्रिया का इटसेल्फ, उसका अपना सर्कुलर डीएनए, उस वो प्रोटीन होती है। 99% न्यूक्लियर जीन से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। जब प्रोटीन न्यूक्लियर जीनोम से सिंथेसाइज होती है तो उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है। सपोज कि यहाँ पे कहीं प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई तो अब इसको यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये जो सिंथेसिस होती है वो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में लाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर जीन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई 80S मीन्स की न्यूक्लियर जीन, और अगर 70S है तो मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है उसके थ्रू सिंथेसाइज होके प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। अब प्रोटीन को इंपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्योंकि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के 3 मेजर मीन्स देखे इस मतलब कि स्ट्रक्चर में, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन, फिर एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था, और फिर इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स था। तो इन 3 जगह पे प्रोटीन को इंपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए mRNA बन गया, प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो गई, फिर इसके बाद इसके पास टारगेटिंग सीक्वेंस लगे, और लगने के बाद फिर प्रोटीन को टारगेट किया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन होने के बाद ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोटीन जो कि न्यूक्लियर जीन से सिंथेसाइज हो रही, उसको पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू ट्रांसलोकेट किया जाता है। सेम वैसा ही क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, पेरोक्सिसोम में होता है। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। अब इसके बाद तो ये कैसे प्रूवन हुआ कि पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है कि अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है कि ये कोई प्रोटीन है और इसके पास एक सीक्वेंस है, टारगेटिंग सीक्वेंस है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को के रिसेप्टर से बाइंड करके इसको अंदर लाने में हेल्प करेंगे। तो ये सीक्वेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को रखा गया। वो ईस्ट माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन मेड बाय साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इन सेल फ्री सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि ऐसा राइबोसोम जो कि साइटोसोलिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। साइटोसोलिक प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई, और फिर इसके बाद जिसको उस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए इसमें सिग्नल सीक्वेंस या टारगेट सीक्वेंस लगा हुआ था। इसके बाद क्या किया गया, क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, तो ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जाइज है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को लिया गया और इस टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दिया गया, इंक्यूबेट किया गया। तो क्या देखा गया कि कुछ समय बाद
यहाँ पे जो प्रोटीन थी वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली गई। फिर ट्रिप्सिन डाला गया। तो अगर सपोज कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई प्रोटीन नहीं गई होती, टेस्ट ट्यूब में ही होती, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन डिग्रेडेड प्रोडक्ट दिखता, डिग्रेडेशन दिखता प्रोटीन का। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि ट्रिप्सिन एज इट इज और कोई भी प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया गया कि कोई भी ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डाले गए, सिर्फ डायरेक्ट इस टेस्ट ट्यूब को लिया गया और इसमें ट्रिप्सिन ऐड किया गया। तो क्या देखा गया कि बहुत सारे जो भी उनके अपटेक, टारगेटिंग सीक्वेंस और माइटोकॉन्ड्रियल के जो प्रोटीन थे वो सारे डिग्रेड हो गए, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें पड़ा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए। सिंथेसाइज होने के बाद अगर उसके पास सिग्नल सीक्वेंस ऐसे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो प्रोटीन अपटेक कर ली जाएगी। लेकिन जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डाला था उसमें क्योंकि प्रोटीन एज इट इज वहीं टेस्ट ट्यूब में ही होगी, तो इसलिए उस केस में क्या देखा गया कि हमें प्रोटीन के डिग्रेडेड प्रोडक्ट दिख रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा था। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा अपटेक, पोस्ट ट्रांसलेशन अपटेक प्रिकर्सर प्रोटीन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी असेस्ड बाय सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री ये एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सेल फ्री सिस्टम के थ्रू इसको जाना गया। अब इसके बाद हम लोग सॉर्टिंग की बात करते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से। तो सबसे पहले हमने बताया कि अब ये तो प्रूवन हो गया कि पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का, वो प्रोटीन जो कि साइटोसोलिक राइबोसोम के थ्रू सिंथेसाइज होती है। किसी भी प्रोटीन को मतलब अगर ट्रांसलोकेट करना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर पाए जाते हैं और दूसरे ट्रांसलोकॉन। रिसेप्टर क्या होंगे? वो टारगेटिंग वो सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसके बाद ट्रांसलोकॉन क्या करेंगे? वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो कि एक तरीके से चैनल ही होंगे, वो ट्रांसलोकेट करेंगे। तो इस तरीके से दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक है रिसेप्टर और दूसरा है ट्रांसलोकॉन। अब इसके बाद जो सपोज कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, इस प्रोटीन के पास एक पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंसेस होने चाहिए, टारगेट सीक्वेंसेस। वो सीक्वेंसेस कहाँ होते हैं? एन टर्मिनस पे। ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू टारगेट अ प्रिकर्सर प्रोटीन फ्रॉम द साइटोसॉल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जब साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कोई प्रोटीन जाती है, तो उसके पास एक एन टर्मिनल अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं, जो कि इंपोर्ट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। यही सीक्वेंसेस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और बाइंड करके जब बाइंड कर लेंगे तभी ये ट्रांसलोकॉन के अंदर जा पाएंगे। आफ्टर प्रोटीन इंपोर्ट द अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस इज रिमूव्ड, और जैसे ही प्रोटीन सपोज कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास सपोज ये रिसेप्टर है, यहाँ पे ये ट्रांसलोकॉन है, ये कोई प्रोटीन है, इसके पास ये टारगेटिंग सीक्वेंस है। अब इसके बाद ये अंदर आएगा, मतलब ये रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज होगा, रिकॉग्नाइज होकर ये अंदर चला आएगा प्रोटीन, और इसके बाद ये जो टारगेटिंग सीक्वेंस है, इन टारगेटिंग सीक्वेंस को क्या कर दिया जाता है? क्लीव कर दिया जाता है। क्लीव किसके थ्रू किया जाता है? प्रोटीएजेस के थ्रू क्लीव किया जाता है। ये प्रोटीएजेस हैं, उन प्रोटीएजेस का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में MPP कहते हैं। तो कौन से प्रोटीएजेस एंड टर्मिनल अपटेक सिग्नल सीक्वेंसेस को क्लीव करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, जो कि मैट्रिक्स में ये एंजाइम पाए जाते हैं और इस तरह से क्लीव हो जाते हैं। अब इसके बाद तो हम लोगों ने क्या बात कर लिया कि अगर कोई साइटोसोलिक प्रोटीन है, तो अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया में आना है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कि पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होगा। फर्स्ट कंडीशन पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, दूसरी कंडीशन उसके पास एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर और ट्रांसलोकॉन होगा, तीसरी कंडीशन की रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पास एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंसेस होंगे, टारगेटिंग सीक्वेंसेस होंगे। चौथी कंडीशन की जब वो अंदर आ जाएगी प्रोटीन, तो उनको क्लीव करा दिया जाता है प्रोटीएजेस से। अब हम लोग ये ट्रांसलोकॉन की बात करेंगे। ये ट्रांसलोकॉन क्या होते हैं? तो अगर हम लोग ट्रांसलोकॉन की बात करें, तो क्योंकि हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसलोकॉन के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोटीन जानी, आउटर मेम्ब्रेन में जानी है, या इनर मेम्ब्रेन में जानी है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जानी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसलोकॉन भी होंगे। तो ट्रांसलोकॉन कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं।
एक ट्रांसलोकॉन कॉम्प्लेक्स वो ट्रांसलोकॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग टॉम बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग टॉम बोलेंगे। और दूसरे ट्रांसलोकेज जो होते हैं ट्रांसलोकेज ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग टिम बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रांसलोकेज इनर मेम्ब्रेन, ट्रांसलोकेज आउटर मेम्ब्रेन। अब अगर हम लोग टॉम की बात करें, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन पे, जैसे कि आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है वो टॉम होता है। अब हम लोग टॉम कॉम्प्लेक्स, टॉम एक ट्रांसलोकॉन है, ये कई सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो अब टॉम की अगर हम लोग बात करें तो टॉम में एक्चुअली में ये जो टॉम कॉम्प्लेक्स होता है इसकी 7 सब यूनिट्स होती हैं। 7 सब यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? टॉम 20, टॉम 22, टॉम 70, टॉम 40 और ये 3 स्मॉल सब यूनिट होती है, टॉम 5, 6, 7। तो ये टोटल 7 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो टॉम 20, टॉम 22 और टॉम 70 होते हैं वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं प्रिकर्सर प्रोटीन को और उस प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं, चैनल बनता है टॉम 40 से। मतलब जो टॉम कॉम्प्लेक्स है वो 7 सब यूनिट से मिलकर बना है। इसमें जो 3 मतलब सब यूनिट्स होते हैं टॉम 20, 22 और 70, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये प्रोटीन को, सपोज कि ये कोई प्रोटीन है, इसके सिग्नल सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे रिसेप्टर्स, और इसके बाद फिर इसको ट्रांसलोकॉन के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो ट्रांसलोकॉन जो बनता है वो टॉम 40 सब यूनिट का बना होता है। टॉम 40 सब यूनिट का बना होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कुछ स्मॉल सब यूनिट होती है जैसे कि टॉम 5, 6 और 7। अब इसके बाद हम लोग टिम की बात करते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है इसके फर्दर मतलब 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक होता है टिम 23 और एक होता है टिम 22। अगर हम लोग टिम 23 की बात करें तो ये इसकी सब यूनिट होती है मींस की टिम 50 और रिसेप्टर फॉर द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये रिसेप्टर बनाता है इनर मेम्ब्रेन के लिए। टिम 23 जो कि चैनल बनाता है। तो जो टिम होते हैं इनर मेम्ब्रेन में 2 तरह के कॉम्प्लेक्स से फर्दर मिलके बना होता है। उसमें पहला कॉम्प्लेक्स 23 होता है। 23 में भी 2 सब यूनिट होती हैं, एक टिम 50 जो कि रिसेप्टर की तरह, जो कि अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसी का टिम 23 चैनल बनाएगा जिससे कि वो प्रोटीन अंदर आएगी। इसके बाद टिम 17 होता है जो कि मोटर रिक्रूटमेंट करता है, भी हम आपको बताएं क्योंकि एक फोर्सिंग वाला प्रोसेस है तो उसमें एक मोटर रिक्रूटमेंट होता है टिम 17। और इसके बाद जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है वो मिलके बनता है टिम 18, टिम 22, टिम 54 जो कि इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन को मतलब ट्रांसलोकेट कराता है। तो इस तरीके से ये 2 तरह के कॉम्प्लेक्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये पूरा ट्रांसलोकॉन के कॉम्प्लेक्स है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब हम लोगों ने, जैसे हमने आपको बताया कि एक अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि बहुत जरूरी है किसी भी प्रोटीन को टारगेट करने के लिए। अगर ये सीक्वेंसेस ना हो तो प्रोटीन टारगेट नहीं होगी। जैसे कि साइटोसॉल से जब उस माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर आना है तो वहां पे उस प्रोटीन के पास मींस की कुछ एंड टर्मिनल पे सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसेस होने चाहिए एन टर्मिनस पे जो कि अपटेक करने में हेल्प करेंगे। तो अगर किसी भी प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आना है तो उसके पास क्या होगा, एक एन टर्मिनस सीक्वेंस होगा जो कि क्लीवेबल होता है। मतलब कि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा, इस तरह से आ गया तो ये जो सीक्वेंसेस हैं ये क्लीव हो जाएंगे, तो इसीलिए इनको क्लीव कहा जाता है। और इन सीक्वेंसेस को प्री सीक्वेंसेस कहा जाता है। अब इसके बाद ये सीक्वेंसेस रिमूव हो जाते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन आ जाती है। और जो इसका नेचर होता है वो एम्फीपैथिक होता है, एम्फीपैथिक हेलिक्स होता है और 20 to 50 रेजिड्यू का होता है। एम्फीपैथिक हेलिक्स मतलब कि दोनों हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर दोनों ही चीजें होंगी। और इसके बाद 20 to 50 रेजिड्यू का होता है लेंथ में और इसके पास कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं जैसे कि आर्जिनिन लाइसिन रेजिड्यू ऑन वन साइड, हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू ऑन अदर साइड, एक साइड पर, क्योंकि कैसे चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड हैं आर्जिनिन और लाइसिन और दूसरे पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। और
कुछ सीक्वेंसेस, मतलब कि ये तो एक क्लीवेबल सीक्वेंसेस हैं, जबकि अंदर आ गई तो क्लीव हो जाएंगे। कुछ नॉन क्लीवेबल इंटरनल टारगेट सीक्वेंस भी पाए जाते हैं। अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे इन सीक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग प्रोटीन का इंपोर्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिया कि सपोज कि ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन पर टॉम कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पे टिम कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। तो टॉम कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पे आप देखेंगे कि रिसेप्टर के फॉर्म में टॉम 20, टॉम 22 और टॉम 70 हो सकते हैं, और जो चैनल बनाएंगे वो टॉम 40 होगा, और इसके बाद कुछ स्मॉल सब यूनिट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। टिम की बात करें तो यहाँ पे टिम 23 होता है, और इसके बाद टिम 22 जो कि इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन को मतलब इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये प्रोटीन पर एक एंड टर्मिनल जो एंड है वहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस पाए जाने जिनको मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस, या हम लोग इनको प्री सीक्वेंसेस बोलते हैं, प्री सीक्वेंसेस बोलते हैं। अब इसके बाद जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन को किसी भी तरीके से अनफोल्डेड और लूजली फोल्डेड कॉन्फर्मेशन में रखने के लिए कुछ अदर टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको हम लोग साइटोसोलिक चैपरॉन बोलते हैं, साइटोसोलिक चैपरॉन, और उसका नाम है HSC70। ये HSC70 इस तरीके से बाइंड करके ATP की हाइड्रोलिसिस करके इस प्रोटीन को अनफोल्डेड या लूजली बाउंडेड कॉन्फर्मेशन में रखते हैं। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि जो एन टर्मिनल पे सीक्वेंसेस, टारगेट सीक्वेंस है, यही रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये इंपोर्ट रिसेप्टर है। अब ये इंपोर्ट रिसेप्टर कौन सा हो सकता है, टॉम 20 और टॉम 22। तो टॉम, ये जो सब यूनिट दिख रही है ये टॉम 20 सब यूनिट है। ये क्या है, टॉम 20 सब यूनिट है। ये इंपोर्ट रिसेप्टर है, ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और यहीं पे टॉम 22 की मतलब हेल्प से ये क्या करता है कि ट्रांसलोकॉन में इसको लोड कराता है। अब ये ट्रांसलोकॉन, ये भी ट्रांसलोकॉन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये टॉम 40 होगा। तो टॉम 40, यहाँ पे आप देखिए टॉम 40 क्या बना रहा था, चैनल का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये इसने चैनल बनाया है। इस तरह से ये एंड टर्मिनस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे मीन्स की ट्रांसलोकॉन या चैनल में पहुंचा दिया जाता है। पहुंचाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो टिम 23 कॉम्प्लेक्स है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अभी आउटर मेम्ब्रेन से प्रोटीन कहाँ जा रही है, इनर मेम्ब्रेन में। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें टिम 23 कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है, और टिम 23 के साथ एक एसोसिएटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स जिसके पास एसोसिएटेड क्या होता है, प्री सीक्वेंसेस ट्रांसलोकेज एसोसिएटेड मोटर। किससे एसोसिएटेड होता है, टिम 23 से एसोसिएटेड होता है। क्योंकि क्या करना है कि ये जो प्रोटीन आ रही है इसको मीन्स की अंदर की तरफ ट्रांसलोकेट करना, उसको खींचना है, तो इसलिए ये मोटर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये जो मोटर होता है एक्चुअली में ये एसोसिएटेड होता है HSP70 से। HSP70 क्या है, ये भी एक चैपरॉन्स होते हैं। ये चैपरॉन्स, इनको HSP70 चैपरॉन्स या माइटोकॉन्ड्रियल HSP70 कहा जाता है, जो कि को चैपरॉन्स की तरह काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो चैपरॉन्स थे जो कि HSC70 थे, यहाँ पे HSP70 जो कि पैम से एसोसिएटेड हैं। जो पैम क्या है, पैम प्री सीक्वेंसेस ट्रांसलोकेज एसोसिएटेड मोटर है, इससे एसोसिएटेड है HSC70। HSC70 क्या करेंगे, ATP की हाइड्रोलिसिस करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इसको अंदर खींचने के लिए। और जैसे ही ये अंदर आ जाता है तो इसके पास जो एंड टर्मिनल पे सीक्वेंसेस पाए जाते हैं वो सीक्वेंसेस क्लीव कर दिए जाते हैं प्रोटीएज के थ्रू। हमने आपको ऑलरेडी बताया मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएजेस कहिए या फिर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज कहिए। ये क्या करेंगे, इन सीक्वेंसेस को क्लीव कर देंगे
इनको हम लोग MPP बोलते हैं। अब इसके बाद जब ये सीक्वेंस क्लियर हो जाएंगे तो इस तरीके से ये प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की जरूरत होगी ATP बनने के लिए। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो जनरेट होता है वो ETS के थ्रू जनरेट रहता है और उसी के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है और वो ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटीन को इंपोर्ट कर दिया जाता है। जो हमने आपको डायग्राम बताया उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटीन आती है। तो कोई भी प्रोटीन जो डिस्टाइंड होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए वो किसी, जैसा हमने बताया, रिसेप्टर से बाइंड करती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है जर्नल इंपोर्ट पोर से, तो जो कि हमने क्या बताया, TOM40 होता है जिसके थ्रू जो चैनल का फॉर्मेशन करता है जिससे प्रोटीन को अंदर लाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन से इनर साइड में। ट्रांसलोकेशन अकर कॉन्करेंटली थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ड्रिवन बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स, क्योंकि प्रोटीन को आउटर से इनर मेम्ब्रेन की तरफ ड्राइव किया जाता है तो इसलिए वहाँ पे ATP की हाइड्रोलिसिस होती है और वो ATP HSC70 एटीपेज जो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं उसके थ्रू ये मिलती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब प्रोटीन को हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इंपोर्ट कराना है तो उसके लिए क्या चीजें होती हैं। तो जो प्रोटीन, सपोज कि कोई प्रोटीन है माइटोकॉन्ड्रियल डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचना है मैट्रिक्स को छोड़ के, जैसे मैट्रिक्स में हमने बताया कि जो प्रोटीन नेसेंट प्रोटीन या जो भी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है उसके पास एक एंड टर्मिनल पे सीक्वेंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग प्री सीक्वेंसेस बोलते हैं। लेकिन मैट्रिक्स की प्रोटीन को छोड़ के जो कि मैट्रिक्स में इंपोर्ट होनी है उसके पास तो सिर्फ एक टाइप के ये सीक्वेंस एंड टर्मिनस पे पाए जाते हैं। लेकिन अदर देन मैट्रिक्स जैसे कि इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो वहां पे एक टाइप के सीक्वेंस ना पाके कई सीक्वेंस पाए जाते हैं। वहां पे 2 और मोर सीक्वेंसेस आर फाउंड। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 और मोर टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जो कि उनमें से एक एंड टर्मिनल सीक्वेंस भी हो सकता है। मतलब कि सपोज कि ये कोई प्रोटीन है और इसके पास सपोज 3 सीक्वेंसेस हैं, 3 सीक्वेंसेस पाए जा रहे हैं, तो एक इसमें से एंड टर्मिनस हो सकता है, कुछ इंटरनल सीक्वेंसेस हो सकते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके पाथवे के बारे में देखते हैं कि जब यहाँ पे 3 पाथवेज दिए गए हैं जब किसी भी प्रोटीन को कहाँ पे इंपोर्ट करना है, इनर मेम्ब्रेन में इंपोर्ट करना है और कैसे वो इंटीग्रेट होती है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो सपोज कि ये कोई प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज हुई है, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है। इस प्रोटीन के एंड टर्मिनस पे यहाँ पे क्लीवेबल सीक्वेंस प्री सीक्वेंसेस है और साथ में यहाँ पे एक एडिशनल सीक्वेंस है स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंसेस। एक तो मैट्रिक्स असिस्टेड टारगेटिंग सीक्वेंस जो कि हम लोग ने मैट्रिक्स के लिए जो सीक्वेंस पाए जाते हैं वो सेम सीक्वेंसेस यहाँ पे हैं और दूसरे स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंसेस हैं। अब ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस या प्री सीक्वेंसेस को कहने का मतलब ये मैट्रिक्स के, क्योंकि अभी प्रोटीन को तो इनर मेम्ब्रेन में जाना है तो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस क्यों यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि किसी भी प्रोटीन को अगर इनर मेम्ब्रेन में टारगेट होना है तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स में आती है, मैट्रिक्स में आने के बाद ही वो फिर इनर मेम्ब्रेन में जाती है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे ये चीज, ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस क्या करेंगे, रिसेप्टर के थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। वो रिसेप्टर कौन हो सकता है, TOM20 और TOM22 ये रिसेप्टर है। इसने इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज किया। जब इसने इस सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज किया तो जो मतलब टॉम का ही जो अदर सब यूनिट था TOM40 जो कि एक चैनल का फॉर्मेशन करता है, उसके थ्रू प्रोटीन अंदर आई। अंदर आने के बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से होते हुए इनर मेम्ब्रेन में जाती है। जब ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाती है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये मैट्रिक्स के अंदर आती है। जब मैट्रिक्स के अंदर आती है तो यहाँ पे इसको अनफोल्डेड स्टेट में रखने के लिए HSC70 इन्वॉल्व होता है और इसके सीक्वेंसेस क्लीव कर दिए जाते हैं। जब ये मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन पहुंच जाती है तो ये सीक्वेंसेस क्लीव कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद क्योंकि इसके पास एक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो गए। और जो ये ट्रांसलोकॉन पाया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन में जो कि TIM23 है, ये जो पाया जाता है इसके पास ये लेटरल डिफ्यूजन के थ्रू इस तरह से इंटीग्रेट हो जाती है।
तो पहला पाथवे तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरे पाथवे में क्या है कि दूसरा पाथवे भी पहले पाथवे की तरह ही सिमिलर है, लेकिन यहां पे एक अलग सीक्वेंसेस और दिख रहे हैं, जो उन सीक्वेंसेस का नाम है ऑक्सा टारगेटिंग सीक्वेंसेस। अब ऑक्सा टारगेटिंग सीक्वेंसेस का मतलब क्या है कि यहां पे एक एडिशनल ट्रांसलोकॉन पाया जाता है जिसका नाम ऑक्सा होता है। ये ऑक्सा का काम है कि जो प्रोटीन, ऑक्सा के दो काम हो सकते हैं। एक काम ये हो सकता है कि जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज हो रही है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से जो प्रोटीन बन रही है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, उस प्रोटीन को मेम्ब्रेन में लाना, पहला काम ऑक्सा का। दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर कोई प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आ गई है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो उसको मेम्ब्रेन में लाना। तो ये ऑक्सा के दो काम होते हैं। तो दोनों में से, तो यहां पे अभी हम लोग सेकंड वाले की बात करें क्योंकि साइटोसोलिक प्रोटीन आ रही है। तो ये देखिए साइटोसोलिक प्रोटीन जो बनी है इसको हम लोग प्री प्रो प्रोटीन कहते हैं, और इसको भी प्री प्रो प्रोटीन कहते हैं क्योंकि अभी ये जाने वाली है इसके अंदर। अब इसके बाद इसके पास एन टर्मिनस मतलब मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, ऑक्सा टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, और एक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंसेस भी पाए जाएंगे। अब इसके बाद फिर ये प्रोटीन अंदर आई, मीन्स टॉम 40 जो जर्नल चैनल होता है उसके थ्रू ये अंदर आती है, टिम में पहुंचती है जो कि इनर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकॉन होता है। वहां पे जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किसके थ्रू, एन टर्मिनस पे जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस उसके थ्रू आई, और यहाँ पे HSC70 ने इसको अनफोल्डेड फॉर्म में रखा। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं ये क्लीव हो जाते हैं, और फर्दर इस प्रोटीन के पास क्योंकि ऑक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंसेस हैं तो इन सीक्वेंसेस को ये ऑक्सा रिकॉग्नाइज कर लेता है, और रिकॉग्नाइज करके इस तरह से प्रोटीन को यहाँ पे मीन्स स्पैन करवा देता है। तो इस तरीके से ये मतलब कि डबल स्पैनिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रेट हो गई इनर मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे जो तीसरा पाथवे है वो मल्टीपल, जो मल्टीपास स्पैन इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसके लिए है, जो कि जिसके पास कुछ खास तरह के, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पास एन टर्मिनस पे सीक्वेंसेस नहीं है, इसके पास इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखिए इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। और हमने अभी आपको टॉम के बारे में बताया, तो टॉम में एक टॉम 70 था जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो इस केस में टॉम 70 जो होता है, टॉम कॉम्प्लेक्स का टॉम 70 रिसेप्टर की तरह काम करेगा। वो इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो जर्नल पोर जो कि चैनल बनाता है टॉम 40, जैसा कि सभी में बन रहा था, उसी पोर से ये प्रोटीन इंटरनल सीक्वेंसेस को ये रिकॉग्नाइज करके इसके अंदर इंसर्ट कराएगा, और ये यहाँ पे एंट्री लेता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक अलग सा हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है टिम 9 और 10 का। इसमें टिम 9 के 3 मतलब मोनोमर्स होते हैं, और 10 के भी 3 मोनोमर्स होते हैं, और ये हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स इस आने वाली प्रोटीन को गाइड करते हैं, और गाइड करने के बाद फिर ये टिम 22 और टिम 57 के थ्रू ये क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं, और इस तरह से ये प्रोटीन जो है वो अंदर आती है। ये ट्रांसलोकॉन जब यहाँ पे ट्रांसफर होता है इंटरनल सीक्वेंसेस के थ्रू, तो यहाँ पे लेटरल डिफ्यूजन के थ्रू प्रोटीन क्या होती है, इस तरह से स्पैन कर जाती है, और ये मल्टी स्पैन प्रोटीन मतलब इनर मेम्ब्रेन में असेंबल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे 2 पाथवेज दिए गए हैं कि जब किसी भी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, सपोज कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे होगा। तो ये सेम पाथवे वैसा ही होता है जैसा कि इनर मेम्ब्रेन के लिए होता है। इनके पास भी एन टर्मिनल सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, प्रोटीन होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि इनमें बीच में कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं इंटरनल साइड पर। उन सीक्वेंसेस का नाम होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस। मतलब इसके पास मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस भी पाए जाते हैं। जैसा हमने बताया कि कोई भी प्रोटीन है तो वो जब सपोज कि अगर इनर मेम्ब्रेन में जाना या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो पहले वो मैट्रिक्स में आएगी, फिर इसके बाद वो जाती है
अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे क्या है कि इसके पास मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं और इंटरमेम्ब्रेन टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि रिसेप्टर होता है TOM20, TOM22, ये दोनों रिसेप्टर एंड टर्मिनस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और TOM40 जो चैनल होता है, इसके थ्रू प्रोटीन को अंदर लाया जाता है। टिम के थ्रू प्रोटीन अंदर आती है और TIM23 के थ्रू, और इसके बाद यहाँ पे इन सीक्वेंसेस को क्लीव कर दिया जाता है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंसेस को। और इसके बाद जो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंसेस हैं, ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन में क्लीव कर दिए जाते हैं प्रोटीएज के थ्रू, और इस तरीके से प्रोटीन को यहाँ पे अंदर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डेस्टाइन कर दिया जाता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल साइटोक्रोम B2 है, या फिर ठीक ऐसे ही यहाँ पे देखिए जनरल पाथवे दिया है कि ये तो हीम प्रोटीन के लिए दिया है, यहाँ पे जैसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंसेस हैं और इनके पास एंड टर्मिनस नहीं है, तो ये इन सीक्वेंसेस के पास क्योंकि इंटरमेम्ब्रेन टारगेटिंग सीक्वेंस, तो ये यहाँ पे ही आ जाएंगे, यहाँ पे टारगेट हो जाएंगे। मतलब दो पाथवे होते हैं, एक तो पाथवे की मैट्रिक्स से होते हुए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाना, और दूसरा कि साइटोसॉल से डायरेक्टली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन का आ जाना। अब इसके बाद अगर हम लोग आउटर मेम्ब्रेन में कैसे प्रोटीन को मींस ट्रांसलोकेट किया जाता है, तो उसके लिए जैसे टॉम का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है, टॉम इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसके लिए एग्जांपल जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन्स होते हैं जो कि बीटा बैरल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो इस तरह की प्रोटीन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे टॉम पाया जाता है। टॉम क्या करता है कि टॉम के थ्रू प्रोटीन अंदर आती है, आने के बाद यहाँ पे एक टिम कॉम्प्लेक्स होता है, 9-10 कॉम्प्लेक्स का बना होता है, टिम 9-10 का बना होता है, या फिर टिम 8 हो सकता है, या फिर टिम 13, मीन्स कि या तो ये कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, ये तो ये कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स असिस्ट करते हैं प्रोटीन को कि वो जो इनर मेम्ब्रेन से अगर इनर मेम्ब्रेन में है, या इनर मेम्ब्रेन से उसको यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाए। और उसके लिए आउटर मेम्ब्रेन पे एक मशीनरी पाई जाती है जिसको कहा जाता है सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी, सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी। इसके थ्रू आउटर मेम्ब्रेन पर टारगेट कर दिया जाता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की